चाइना एक ऐसी कंट्री है जो टेक के मामले में पूरी दुनिया से बहुत आगे है। इनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। इनके पास रोबोट ऑपरेटेड बैंक्स हैं, इनके पास 3D प्रिंटिंग से बने हुए घर हैं और भी बहुत कुछ। तो आज हम चाइना की ऐसी ही टेक्नोलॉजी को देखेंगे एंड लिटरली इट विल ब्लो योर माइंड दैट व्हाट दीस कोविड पेरेंट्स कैन डू। स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट विद द एनर्जी रिंग। तो चाइना की एक बहुत ही पॉपुलर सिटी है शेंजन और इसमें करीब 17 मिलियन लोग रहते हैं। अब क्योंकि इस सिटी की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो ये लोग वेस्ट भी तो कितना जनरेट करते हैं। आइडियली कहा जाता है कि शेंजन के लोग पर डे 28,500 टन वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और ये नंबर हर साल 7% से बढ़ रहा है। तो आप खुद सोचो, अगर इतना वेस्टेज होगा तो कभी ना कभी तो जगह कम पड़ जाएगी इस चीज को रखने के लिए। तो इसका सोल्यूशन चाइना ने निकाला एंड इट्स कॉल्ड एज द एनर्जी रिंग। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी क्रिएटिंग प्लांट है और इन्होंने कचरे को एनर्जी में चेंज कर दिया। ये प्लांट एक दिन में 6000 टन वेस्ट को एनर्जी में चेंज करने की ताकत रखता है और इसके रूफटॉप के ऊपर सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं जिससे कि जितनी भी एनर्जी इसको चाहिए होती है ऑपरेट करने के लिए वो सारी रिन्यूएबल है। तो इस तरीके का यूज करके उन्होंने पूरी सिटी के वेस्ट को एनर्जी के अंदर चेंज कर दिया। पर ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि इन्होंने लोगों की रिसाइकलिंग हैबिट्स को भी बड़े स्मार्टली चेंज किया है। अब चाहे आप बड़े बड़े एनर्जी रिंग्स बना लो लेकिन लोगों की आदतों को चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो इस चीज को टैकल करने के लिए इन्होंने स्मार्ट डस्टबिन बनाए हैं जो कि पहले तो बीजिंग जैसी बड़ी सिटीज के अंदर ही थे पर अब वो और ज्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं। होता गया डस्टबिन के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगी हुई है। एक रजिस्टर्ड यूजर जब कचरा फेंकने आता है तो उसको 4 तरीके से अपने कचरे को डिवाइड करना पड़ता है, जैसे कि डिस्पोजेबल अलग, प्लास्टिक अलग, जो किचन वेस्ट है वो अलग, ऐसा कुछ। और जब वो इंसान कचरा फेंकता है तो ये मॉनिटर करा जाता है फेशियल रिकॉग्निशन से कि इस इंसान की या इस फैमिली की रिसाइकलिंग हैबिट्स कैसी है। और अगर बंदा प्योर डिसिप्लिन से रिसाइकलिंग को फॉलो करता है तो उसको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, कुछ कैश प्राइजेस या फिर नॉर्मल हाउस होल्ड आइटम्स। और ये मशीन्स खुद ही आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि सही डस्टबिन के अंदर सही ट्रैश फेंका गया है या नहीं। कि पता चले सब्जी वाले में बंदे ने प्लास्टिक डाला है तो फिर उसके पॉइंट्स रिड्यूस हो जाएंगे, उसको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। पर चलो बहुत बात हो गई कचरे की, सरकारी दफ्तरों पे आते हैं। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, तो इस बैंक की एक ब्रांच है शंघाई के अंदर। उस सारी ब्रांच को रोबोट्स ऑपरेट करते हैं, वहां पे कोई भी ह्यूमन नहीं है। तो इस ब्रांच में जितनी भी चीजें हैं वो 3 टेक्नोलॉजी से मिलके बनी है, AR, VR और FR। FR मतलब फेशियल रिकॉग्निशन। जब भी लोग बैंक के अंदर एंटर करते हैं तो उनको एक रोबोट ट्रीट करता है, वो उनसे पूछता है कि हाँ भाई तुमको क्या काम है, फिर लोग उन्हें बताते हैं और फिर वो रोबोट उनको गाइड करता है। फिर काउंटर्स पे जाके लोगों को जो भी काम करवाना होता है वो भी रोबोट से करते हैं। और इन केस अगर आपको ज्यादा वेट करना पड़ रहा है तो इनके पास एक VR रूम भी है जिसमें लोग बैठ के बढ़िया गेम्स खेल सकते हैं। ये तो बात हुई सरकारी दफ्तरों की, लेकिन स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के मामले में भी चाइना कुछ कम नहीं है। आपको वो कंपनी याद होगी रॉयल, जिसने पहला फोल्डिंग फोन बनाया था, फ्लेक्सपाई। ऑल्दो इनसे फोल्डेबल फोन बने ना बने लेकिन उन्होंने फोल्डेबल डिस्प्ले 2014 में बना दिया था। और ये कोई ऐसा वैसा डिस्प्ले नहीं है, इट इज रोलेबल एंड फोल्डेबल और इसकी थिकनेस है 0.01 मिलीमीटर। अगर अंदाजे से बताऊं तो आपके बाल की थिकनेस का भी 1/5 है। और इसको जब हम रोल करते हैं तो इसका डायमीटर जो है वो भी एक पेन की रिफिल से भी छोटा बनता है। इसको तो हम पेपर थिन भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये उससे भी बहुत आगे निकल गया। जब इन्होंने ये चीज बनाई थी तब सैमसंग और LG तो अपनी फोल्डेबल डिस्प्लेस के ऊपर काम ही कर रहे थे और ऐसी चीज और कोई तो आई गेस अभी तक बना भी नहीं पाया। ऑल्दो ये जितना इंप्रेसिव साउंड कर रहा है इसके यूज केसेस भी हैं, ऐसे नहीं है कि फालतू में ऐसे पेपर हिल रहा है। पर ये तो कुछ भी नहीं है। आपने 3D प्रिंटिंग के बारे में सुना होगा, हमने बस सुना ही है। चाइना अपने घर बना रहा है 3D प्रिंट करके। 3D प्रिंटिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आप रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट कर सकते हो, मतलब 3D मॉडल बन के आ जाएगा उनका। तो अब अगर आपके पास एक 3D प्रिंटर होता तो आप क्या प्रिंट करते? नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, लड़कियां, गर्लफ्रेंड, ये सब प्रिंट नहीं होता, इनमें जान कहाँ से लाओगे? ये सारे दुख आप अपने पास रखो, कुछ और सोचो, जैसे कि फोन का ढांचा या टेडी बियर। बड़े गंदे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पर एटलीस्ट आप उससे घर तो डेफिनेटली नहीं प्रिंट करते। हम नहीं करते लेकिन वो लोग कर रहे हैं, वो 3D प्रिंटिंग का यूज करके अपने घर बना रहे हैं। यहाँ की एक कंपनी है जिसका नाम है विंसन। उनका मानना है कि घर बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और हम आपको एक घर बना के दे सकते हैं 3 दिन में, 3 दिनों में। तो अब हम जैसे सोचेंगे कि भाई आंधी बारिश में क्या होगा, ऑब्वियसली उन्होंने खुद ने भी तो सोचा ही होगा। तो ये जो घर है ये 3 टाइम्स ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है आपके अभी प्रेजेंट घर से। और इस चीज की टेस्टिंग भी करी गई है। इस घर के ऊपर 28,000 किलो का वेट रखा गया था 1.5 डेज के लिए और इसमें हल्के फुल्के क्रैक्स आए थे लेकिन ये टूटा नहीं था। और ये जिस मटेरियल से बनता है उसकी वजह से इस घर की कॉस्ट जो है वो एक नॉर्मल घर से 70% कम आती है। अब जब 3D प्रिंटेड घरों की बात हो रही है तो चाइना के पास 3D प्रिंटेड कार्स भी है। चाइना की एक 3D प्रिंटिंग फर्म है पॉलीमेकर
उन्होंने एक फुल फ्लेज्ड वर्किंग 3D प्रिंटेड कार बनाई है जो कि इस टाइम पे वहां पे चल रही है, मतलब वर्किंग कंडीशन में है। लोग इसको खरीद सकते हैं और नॉर्मल कार की तरह यूज भी कर सकते हैं। व्हीकल की कॉस्ट है अराउंड 9500, यानी कि करीब 7.5 लाख रुपए होगी। ऑल्दो है तो ये काम चला हुई, क्योंकि पहली बात तो ये नैनो जैसी दिखती है और दूसरी चीज ये कि इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर पर आ रही है और एक चार्ज में इसकी जो रेंज है वो है 150 किलोमीटर। और जैसे इस कार को रिवील करा गया, कंपनी के पास 7000 ऑर्डर्स आ गए साथ के साथ। अब ये बहुत सारे लोगों के काम आ सकते हैं, जैसे कि जो लोकल बिजनेसेस करते हैं या फिर जो पोस्ट सर्विस वाले होते हैं। और इनका मानना है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी कार की जो कॉस्ट होगी वो भी कम हो जाएगी, तो अराउंड 3.5 लाख में मिल जाएगी। तो सिर्फ घर ही नहीं, इनकी गाड़ियां भी 3D प्रिंटेड है। और ये जितनी भी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं ये सारी वर्किंग कंडीशन में है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रोटोटाइप है या फिर जो कॉन्सेप्ट है। ये सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स चाइना के लोग डे टू डे बेसिस पे यूज कर रहे हैं। अब कार तो बना ली, लेकिन सड़कों का क्या? अब सड़कें तो हर जगह ही होती है, सड़कें तो हमारे पास भी है, बस फर्क इतना है कुछ जगह लैम्बोर्गिनी चलाने वाली होती है और कुछ जगह मारुति, पर एटलीस्ट है तो सही। अब हमारे यहाँ रोड बनती है कोल वगैरह से, कई जगह प्लास्टिक से भी बनती है, लेकिन चाइना इससे एक स्टेप आगे जा चुका है। वहां पे एक रोड है जो है तो सिर्फ 1 किलोमीटर लंबी, लेकिन वो सोलर पैनल से बनी हुई है। उन्होंने ये इसलिए करा क्योंकि नंबर 1, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़क के ऊपर से जाएंगे वो डायरेक्टली चार्ज हो सकें, और ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगी। और ये एक साल में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है जो 800 घरों को एक साल तक की इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए काफी है। पर चाइना इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है अपनी स्ट्रीट लाइट्स को पावर करने के लिए या फिर अपने सर्वेलेंस कैमरास को पावर करने के लिए। और अगर समहाउ इस सड़क पे बर्फ इकट्ठी होती है तो इसी सड़क की एनर्जी को हीट में चेंज करके उस बर्फ को पिघलाया भी जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि सोलर पैनल्स लेके आए और सड़क पे बिछा दिए, वो तो फिर टूट जाएंगे ना। ऑब्वियसली इन्होंने इस चीज का ध्यान रखा है और इन्होंने कंक्रीट के साथ कुछ मिक्सचर करके बनाया है। पर जैसे मैंने कहा स्ट्रीट लाइट्स, इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स के साथ भी कुछ कर रखा है। तो रात को जो स्ट्रीट लाइट्स जलती हैं वो ऑब्वियसली पूरी सिटी को तो लाइट नहीं दे पाती, हर एक थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद अलग अलग स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है ताकि अलग अलग एरिया पे लाइट पड़ सके। लेकिन जिस दिन मून अपनी ब्राइटेस्ट स्टेट के अंदर होता है उस दिन तो हमें एज सच स्ट्रीट लाइट्स की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती, तो उस दिन एटलीस्ट एनर्जी सेव करी जा सकती है और स्ट्रीट लाइट्स को ऑफ करा जा सकता है। पर ये तो उस दिन हो सकेगा ना जिस दिन मून अपनी ब्राइटेस्ट स्टेट के अंदर होगा, रोज थोड़ी ना ऐसा होता है। ऐसा हमें लगता है, उनको नहीं। तो चाइना का एक शहर है शेंगडू, और ये लोग अपना खुद का एक मून बना रहे हैं जो कि ओरिजिनल मून से 8 टाइम्स ब्राइटर होगा और ये अर्थ के काफी करीब रिवॉल्व करेगा, लाइक 500 किलोमीटर्स के आसपास, जबकि ओरिजिनल मून हमसे करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है। और अगर ये चीज सक्सेसफुल होती है तो स्ट्रीट लाइट्स हट जाएंगी और इस शहर को हर साल $173 मिलियन का फायदा होगा। बस इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि अगर रात को दिन करने की कोशिश करी जाएगी तो इससे बहुत सारी चीजों पर फर्क पड़ेगा, जैसे कि लोगों की नींद, और प्लांट्स के कुछ प्रोसेसेस भी होते हैं और ह्यूमंस के भी कुछ प्रोसेसेस, ठीक। पर अब हम न्यूज चैनल्स पे मूव करते हैं। तो हमारे यहाँ पे न्यूज एंकर्स कैसे होते हैं? वेल, बताने की तो जरूरत ही नहीं है, सबको ही पता है। और लेकिन एटलीस्ट सारे न्यूज एंकर्स ह्यूमंस तो होते हैं ना। हाँ मतलब ठीक है, एक आधा एलियन जैसा भी दिखता है, बट स्टिल होते हैं ना। बट व्हेन इट कम्स टू चाइना, सारे ह्यूमंस नहीं होते। चाइना की स्टेट न्यूज एजेंसी शिन्हुआ, इनके पास अपना खुद का एक AI न्यूज एंकर है जो कि 24 घंटे न्यूज डिलीवर कर सकता है। और शौक की बात तो ये है कि ये 95% ह्यूमंस के साथ आइडेंटिकल भी है। और कंपनी को तो ऑब्वियसली फायदा ही है, बिकॉज नंबर 1 उनको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, और दूसरी चीज ये 24 घंटे अपडेटेड न्यूज 365 डेज दिखा सकते हैं। और इनको मशीन लर्निंग की मदद से इस तरीके से बनाया गया है ताकि ये ह्यूमंस की वॉइस और एक्सप्रेशंस को मिमिक कर सके, और ये खुद ही सारी स्क्रिप्टिंग और सीन्स को डिजाइन कर सकता है रियल टाइम में। आई वंडर जब ऐसी चीजें कभी इंडिया में आएगी तो वो चीज देखने लायक होगी कि एक छोटे से डब्बे में बैठ के AI डिबेट कैसे करती है। तो धीरे धीरे आप देख सकते हो कि AI कैसे हर एक सेक्टर के अंदर घुसती जा रही है। तो ऑब्वियसली जॉब्स को तो खतरा है ही, पर ऐसा नहीं है कि AI के सारे यूजेस ही हार्मफुल होते हैं। कैसे, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। टॉयलेट पेपर आपको पता होगा कि क्या होता है। अब इंडिया में तो ज्यादा यूज नहीं होता, हमारे बढ़िया मग्गा चलता है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा कंट्रीज के अंदर टॉयलेट पेपर यूज होता है। तो एज पर रिसर्च हर रोज 27,000 ट्रीज वर्थ ऑफ टॉयलेट पेपर वेस्ट करा जाता है। 140 लीटर पानी लगता है एक टॉयलेट पेपर के रोल को बनाने में। फिर इसको ब्लीच करने में 23 करोड़ 50 लाख किलोग्राम क्लोरीन लगता है, जो कि फिर से वाटर को पोल्यूट करता है। पर ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि चाइना ने इस चीज का सोल्यूशन निकाल लिया है। चाइना की काफी सारी सिटीज के अंदर जो टॉयलेट पेपर डिस्पेंसिंग मशीन्स होती हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स में लगी होती हैं, उसके अंदर फेशियल रिकॉग्निशन लगा हुआ है। जो मशीन है वो फेस को स्कैन करती है और वो इंसान 90 सेंटीमीटर लंबा टॉयलेट पेपर ही ले सकता है एक बार में। 10 मिनट का टाइम गैप होता है,
10 मिनट तक उसको कुछ नहीं मिलेगा। और कुछ सिटीज के टॉयलेट्स के अंदर तो IR लाइट्स और अल्ट्रासाउंड सेंसर्स भी लगे हुए हैं ताकि वो ये चीज देख सकें कि अगर उसका हो गया है तो वो निकले, क्योंकि और बहुत लोग बाहर वेट कर रहे हैं। ऑल्दो ये सब बहुत ही क्रीपी साउंड कर रहा है, बट स्टिल आई एम सॉरी फॉर समबडी हु इज डीलिंग विद कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स। पर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स की लिस्ट में ये प्रॉब्लम सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे आती है और चाइना इसको भी सॉल्व कर रहा है, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम्स तो वो सॉल्व कर चुका। पर ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, इसमें आपने नोट करा होगा कि बहुत सारी चीजें फेशियल रिकॉग्निशन पे बेस्ड थी। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि ब्लैक मिरर का एपिसोड अगर रियल लाइफ में होता तो वो कैसा दिखता, तो आप चाइना की सर्वेलेंस वाली ये वीडियो देख लो। चाइना कैसे अपने हर एक सिटीजन को 24 घंटे मॉनिटर करता है, क्रिमिनल्स को कैसे AI का यूज करके पकड़ा जाता है, ये सब कुछ आपको पता लगेगा। पर इस एपिसोड के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये नए टाइप का कंटेंट पसंद आया होगा। पर अगर आपको मेटावर्स में होने वाले क्राइम्स के बारे में जानना है, देन क्लिक हियर। और अगर आपको वर्स्ट टेक फेल्स में इंटरेस्ट है, देन क्लिक हियर। फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।